गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आज के इस लेक्चर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को याद है कि हम लोग यूनिट नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं और हमारा जो यूनिट नंबर 4 है वो है ग्रुप बिहेवियर और इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पावर और पॉलिटिक्स होती क्या है। आज हम बात करेंगे कि इस लेक्चर में कि पावर होती क्या है। पावर रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी की पर्सन के पास अथॉरिटी है और वो दूसरे लोगों को अपने इस चीज़ से इन्फ्लुएंस करा सकता है। तो पावर को हम इजीली फील कर सकते हैं बट इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या है, इट इज़ अ पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। ये एक पर्सन की खुद की एबिलिटी है या एक ग्रुप की एबिलिटी है कि वो किस पर्सन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इट इज़ एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन द वे वन वांट्स फ्रॉम देम टू बी डन। तो जिस तरीके से आप किसी पर्सन से काम करा रहे हैं पर उसी तरीके से करा रहे हैं जिस तरीके से आप उस काम को करना चाहते थे, तो वो आपकी पावर को शो करती है। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, हर एक के पास पावर है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ऑफिशियल है। ऑफिशियल नहीं हो सकती। ये पावर जो होती है ये आपकी खुद की बेस पे होती है। इन्फ्लुएंस कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इन्फ्लुएंस भी कई तरीके से हमने देखा है। वह एक पर्सन दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस हो सकता है यदि वो उस पर्सन के ओपिनियन को मानता है, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उसके पर्सपेक्टिव को सोचता है, उसकी सोच को समझता है और जब जब वो इंटरेक्शन में आया है उसको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है या उसकी बातें उसको अच्छी लगी हैं या उसको कुछ लर्निंग हुई है तो वो उससे इन्फ्लुएंस होगा। तो पावर क्या है, ये फैक्टर है ऑफ ऑल लेवल्स। किसी भी लेवल पे आपको पावर वाले लोग मिल सकते हैं। तो इट कैन बी अ फैक्टर इन ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। तो पावर क्या है, पावर एक टूल है जिसमें डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ यूज, कैसे आप अपनी इस पावर को, अपनी इस कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को यूज़ करते हैं दूसरों पर इन्फ्लुएंस डालने के लिए, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो यदि हम पावर का सोर्स देखें तो जॉन आर.पी. फ्रेंच और बेटरमैन रेवन ने एक आइडेंटिफाई किए थे ऐसे 5 बेसिस जिसकी वजह से आप अपनी पावर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा लेजिटिमेट, रिवॉर्ड, कोएर्सिव, एक्सपर्ट एंड रेफरेंट पावर। ये 5 तरीके की पावर हमें नज़र आती हैं सोर्सेस। वन बाय वन की बात करते हैं। लेजिटिमेट पावर कौन सी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल पावर। तो यहाँ पे क्या है, आप एक पोजीशन पे हैं, एक पर्सन है जो कि एक पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन में आप एक हायरार्की पे हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जूनियर वर्कर्स हैं जिनको रिपोर्ट देनी थी अपने मैनेजर्स को कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ और किस पर्सन को हमें जूनियर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। तो मैनेजर क्या करेगा, जो इस चीज़ को लीड कर रहा है उसके पास कई तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसके पास एक राइट है, एक अधिकार है कि वो कौन से पर्सन को, कौन से सबऑर्डिनेट को किस चीज़ का टास्क अलॉट करे। और वो अलॉट किस बेसिस पे कर सकता है, उसके फीडबैक की बेसिस पे कर सकता है। तो यदि हम लेजिटिमेट पावर की बात करें तो उसको हम इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो पर्सन है अगर वो किसी पोस्ट पे है तो वो इजीली इस पावर को यूज़ कर सकता है। जैसे सीईओ, उनके पास पावर होती है, वो सबऑर्डिनेट्स और अलग अलग लेवल के लोगों को रोल्स या यूँ कहें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टास्क बताने में इस पावर को यूज़ करते हैं। दूसरा आता है आपका एक्सपर्ट पावर। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, नॉलेज इज़ अ पावर। एक्सपर्ट पावर कहाँ से आई डिराइव होके कि यदि किसी पर्सन के पास बहुत एक्सपर्टाइज है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स हैं, जैसे मान लीजिए उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। तो यदि मान लीजिए कोई ऐसा पीपल है, कोई पर्सन है जिसके पास एक पावर है कि वो क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो वहाँ पे क्या है, अब जो भी ओपिनियन होंगे, उसके आइडियाज़ हैं, उसके डिसीजन लेने की जो पावर है या क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तो वो सब क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे लोगों से एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। तो यदि इस तरीके के जो लोग होते हैं जिनके पास एक्सपर्ट पावर होती है, ये क्या होते हैं, ये मील का पत्थर होते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोल मॉडल के तौर पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे उनको लेजिटिमेट पावर की भी क्या है, सोर्स होती है। तो यदि आपके पास स्किल्स भी हैं और आपको कंपनी ने पोजीशन भी दी है तो यहाँ नॉलेज पावर से आपके पास लेजिटिमेट पावर भी आ जाती है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए एक पर्सन है जो कि एक्सपर्ट पावर है और वो अपने सीनियर्स को प्रमोट कर सकता है, तो यहाँ पे हम उसको लेजिटिमेट पावर भी दे रहे हैं। ऐसे ही रेफरेंट पावर आती है।
रेफरेंस पावर क्या कहती है? ये आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को शो करती है, तो वहाँ से आती है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सन कल्टीवेट क्या कर रहा है? अदर पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिन पीपल्स के पास रेफरेंस पावर होती है, जो कि दूसरे पर्सन को रिपोर्ट देनी है, दूसरे पर्सन को रेस्पेक्ट देते हैं, उनसे उनका बिहेवियर अच्छा है, तो वो होती है रेफरेंस पावर। तो रेफरेंस पावर अराइजेज फ्रॉम करिश्मा एंड द कैरिस्मेटिक पर्सन इन्फ्लुएंस अदर्स। तो ऐसे वो लोग जो कि दूसरे लोगों पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, अपने नाम से, अपनी पोजीशन से लोग उनसे बात करना चाहते हैं, एडमायर होते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं और एक तरीके का ट्रस्ट बिलीव करते हैं। तो रेफरेंस पावर जो है ये आपके पर्सनल कनेक्शन के साथ भी डेवलप होती रहती है। तो यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पर्सन है, जैसे मान लीजिए आप सीईओ लेवल पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इस नीड को देखते हुए वो आपको रेस्पेक्ट भी देगी, आपका एक ट्रस्ट भी डेवलप करेगी और आपके अंदर एक मानेगी कि आपके अंदर एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने की जो स्किल्स है वो आपको इस पावर को डेवलप करने में मदद करेगी। ऐसे ही आता है आपका कोएर्सिव पावर। कोएर्सिव पावर डिराइव कहाँ से होती है? खुद की पर्सन की एबिलिटी से, ताकि लोग उससे इन्फ्लुएंस हों, उनसे चाहे वो डरा के, चाहे पनिशमेंट करके। तो मान लीजिए एक जूनियर स्टाफ मेंबर है जो कि बार बार मीटिंग में लेट आ रहा है, उसको बार बार आपको डेडलाइन भी दे दी आपने कि नहीं आप काम करना है। मान लीजिए कोई आपने उसको टास्क दे रखा था, आपने उसको डेडलाइन भी दे दी कि भाई अगर तुमने इस डेडलाइन तक काम पूरा नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूँगा। तो जो कोएर्सिव पावर है वो पर्सन की एबिलिटी को है कि जिसके अंदर वो दूसरे पर्सन को पनिश भी कर सकता है, फायर भी कर सकता है, फायर का मतलब उसको कॉलेज नौकरी से निकाल सकता है। तो सैलरी कट, लीव कट या अलग टर्मिनेशन, ये आपको अंदर एक कोएर्सिव पावर को डेवलप करने में मदद करती है। तो कई बार क्या है, बॉसेस को स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और वहाँ पे थोड़ा सा उनको थ्रेटन करना ज़रूरी है अगर वो उनसे काम करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए कोएर्सिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है और यदि आप इसको अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं तो कई केसेस के अंदर एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिवली मोटिवेशन भी मिलता है और वो डेडलाइन पे काम करना भी सीख जाते हैं। फिर आता है आपका रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर अराइज कहाँ से होती है कि व्हेन अ पर्सन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन ऑफ इंसेंटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आप लोगों को रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपके पास ही है कि आपको लोगों को इंक्रीमेंट करना है, आप ही हैं जो लोगों का अप्रेजल करते हैं, आप ही हैं जो उनका प्रमोशन करते हैं, तो अलग तरीके से आपके पास पावर आ गई है। तो अलग तो लोग जो है काम करने वाले लोग होंगे वो आपको एज ए रिवॉर्ड पावर पर्सन के तौर पे देखेंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये पावर से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ बहुत जल्दी मोटिवेट होता है। बट यदि हम उसकी बात करें तो यहाँ पे कई बार फेवरेटिज्म भी आ जाता है। तो मान लीजिए एक मैनेजर है जिसके पास पावर है लोगों को प्रमोट करने की, सैलरी इंक्रीज करने की, तो हो सकता है वो अपने किसी खास पर्सन को जिसको फेवर करना चाहे उसको कर सकता है। तो यदि हम उसको एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर देखते हैं तो रिवॉर्ड पावर क्या है, एम्प्लॉयज़ को हार्ड वर्क करने के लिए भी मोटिवेट कर सकती है और स्मार्ट वर्क करने के लिए भी कर सकती है। बट यदि इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो यदि आप इनमें से कोई भी पावर की बात करें, एम्प्लॉयज़, कॉरपोरेट, बिजनेस, ये मोटिवेट किससे होते हैं? ये होते हैं, इनसे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ इन चीज़ों से मोटिवेट हो और अपने काम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। उसी सेम समय पर कोऑर्डिनेशन की भी रिक्वायरमेंट है कि सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर साथ काम करें, डिसिप्लिन में काम करें, डेकोरम को मेंटेन करें और जितनी भी पावर हमने यहाँ पढ़ी उनको आप इफ़ेक्टिवली क्या करिए, यूज़ कर सकें। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।